चलो तो हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट इस चैप्टर का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्चुअली में यूज देखने वाले हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ काम आता है, तो कहाँ कहाँ भाई बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, और यही हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है। अभी हम लोग देखते हैं उसको। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। एक है क्या कि बेस्ट कैटालिस्ट दे, जो भी एंजाइम प्रोड्यूस किया जा रहा है या जो भी मेडिसिन बनाई जा रही है या जो भी बना क्रिएट किया जा रहा है, न्यू फॉर्म ऑफ जीन क्रिएट किया जा रहा है, वो बेस्ट रहे। मतलब कि आपका जो डिजायर कैरेक्टर लेकर आप चले हैं कि हमको ये चाहिए, वो आपको मिले एज इट इज। ठीक है ना। क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन, वैसा कंडीशन क्रिएट किया जाता है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके। ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो भी हम लोग देखे थे लास्ट चैप्टर में, देखा था हमने, जो भी हम लोगों ने जीन को प्रोड्यूस किया था उसको, उसमें भी कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, उसको हम लोग प्योर फॉर्म में लाते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि बायोटेक्नोलॉजी कैन ग्रेटली एनहांस फूड प्रोडक्शन। ठीक है। हम लोग बात किए थे कि इंडिया में 62% लोग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रही है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जब तक हम लोग क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन को खाना भी नहीं दे सकते हैं, और न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए सबको। ठीक है। वो भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। So it is very necessary to enhance the quality of the food products to complete the need of food to everyone and also the source of income. ठीक है। टेक्निक क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, नेचुरली क्या करते हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर ले तो हम लोग उसमें कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं ना। मिनिमम यूज ऑफ फार्म इनपुट्स, जैसे कि एग्जांपल केमिकल। ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, केमिकल। एक्सीलेंट फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल मेंटेन होगा, क्योंकि नेचुरली जो मैन्यूर वगैरह है वही यूज किए जा रहे होंगे। गुड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट को भाई अफेक्ट नहीं करेगा, सारे एनिमल्स को भी किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। गुड फॉर बायोलॉजिकल साइकिल, बट इट डजंट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। बहुत अच्छा है एनवायरमेंट के लिए, पर इससे क्वालिटी नहीं, क्वालिटी गुड रह रही है पर क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जो हम लोग केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। ठीक है। पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर भी हम लोग डाल रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं। नो डाउट इसमें आप लोगों का क्या होगा भाई, क्वांटिटी बढ़ेगी, बट यहाँ क्या मार खा जाएगा, क्वालिटी मार खा जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, केमिकल यूज कर रखा है, जो आपके एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम एंड इट्स एग्जांपल आर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। इनहांस द फूड प्रोडक्शन बट इट कॉज पॉल्यूशन फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। थर्ड है हम लोग का ये बायोटेक्नोलॉजी का मेथड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इसमें ये क्या करेगा, हाई क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही देगा। ठीक है। बिना एनवायरमेंट को ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। अब बाकी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या तकलीफ पहुंचा रहा है ये। इट इज ऑर्गेनिज्म हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जीन को ही हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। एडवांटेज है इट इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जो नॉर्मल फूड होता है उससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी गुना बढ़ जाती है। इट इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस, चाहे कितना भी ज्यादा गर्मी हो, कितना ही ज्यादा ठंडा हो, बारिश हो जाए, बहुत सूखा पड़ जाए, पर ये प्लांट क्या होते हैं भाई, ये टॉलरेट कर सकते हैं हर मौसम को, है ना। खेती खराब नहीं होती है या पूरा फसल बर्बाद नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। तो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, अच्छा टॉलरेंस अगर पावर है तो वो फसल खराब नहीं होगी, चाहे कैसा भी मौसम चेंज हो जाए। तो आपको क्या देगी, यील्ड तो दे रही है ना, आपका प्रोडक्शन तो जरूर कर रही है वो। इट इंक्रीज रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड इंसेक्ट, ऐसे प्लांट में जो है पेस्ट और इंसेक्ट लगने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उनके जीन में ही अल्टरेशन ऐसा कर दिया जाता है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो जाते हैं। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स,
यूजेस बाय प्लांट, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इन प्लांट्स में ज्यादा इफिशियंसी होती है उसको ऑब्जर्व करने की, तो अगर उसको ऑब्जर्व करेगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो और बढ़ेगा ही ना, ठीक है। और इट डिक्रीज मैचुरेशन टाइम, जो फसल आपकी 6 महीने में हो रही है शायद वो 3 महीने में ही हो जाए, ठीक है। तो जो एक साल में आप लोग 2 फसल उगा रहे हैं तो आप 4 फसल उगा पाइएगा, तो क्वांटिटी तो बढ़ गई और क्वालिटी भी बेस्ट रह रही है ना। पर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी जीन को क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं दूसरे के अंदर, है ना, तो इंसर्शन ऑफ जीन कैन अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अदर जीन, हो सकता है कि अदर जीन का फंक्शन भी चेंज हो जाए। कैन काउज एलर्जी, एलर्जी फॉर्मेशन इसमें दिख सकता है हम लोगों को, और फूड चेन भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक अफेक्टेड जीन वाला, मैनिपुलेटेड जीन वाले को अगर कोई दूसरा खाएगा तो हो सकता है कि ये अफेक्शन दिखाई दे, तो फूड चेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, जिसमें बीटी कॉटन देखेंगे। बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको कॉटन के प्लांट में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बैसिलस thuringiensis है वो क्या करता है। ये बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन, एक केमिकल सिक्रीट करता है। ये बीटी टॉक्सिन जो है वो किल कर सकता है पेस्ट को। बीटी टॉक्सिन इज टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है, ये इंसेक्ट्स में, ये अगर इंसेक्ट इस केमिकल उसके अंदर चला जाता है, ये बीटी टॉक्सिन, तो क्या करता है, वो उसको किल कर देता है। दिस टॉक्सिन फाउंड इन बैक्टीरिया इन एक्टिव फॉर्म, अभी हम लोगों ने देखा ना कि बीटी टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को नहीं मारता, क्यों नहीं मारता, क्योंकि उसके अंदर ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन बट इफ व्हेन इट एंटर इनटू एनी होस्ट इट बिकम एक्टिवेटेड एंड किल द होस्ट, ठीक है, जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा तो वो एक्टिवेट होगा और होस्ट को क्या करेगा, किल कर देगा। यहां देखिए इस फिगर में, ठीक है, क्या करेगा भाई, ये प्लांट है जिसको बीटी टॉक्सिन डाल दिया गया है इस प्लांट में, ठीक है। अगर ये इंसेक्ट कोई खाता है इसको, तो इसका जो गट है इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखो रिसेप्टर्स को बड़ा दिखाया गया है ना, ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेता है, और जब ये बाइंड कर लेता है तो ये इसका गट को क्या करता है, ये फाड़ देता है, ठीक है ना, इसका गट ही फट जाता है, तो ये पेस्ट क्या होता है, मर जाता है। यही चीज यहाँ लिखा गया है, once ingested these toxins by insect it turn into inactive toxin, जैसे ही इंसेक्ट इसको खाते हैं उसके गट में ये चला जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है ये टॉक्सिन, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर इन गट एंड गट वॉल ब्रेक एंड द इंसेक्ट डाइज, ठीक है। जीन दैट कोड फॉर बीटी टॉक्सिन इज cry1b, cry2b, cry1c, ये जीन है जो कोड करता है बीटी टॉक्सिन के लिए। cry1c and cry2b control the cotton bollworms, ठीक है, and cry1b control the corn borer। बीटी टॉक्सिन जो है कॉटन में भी यूज किया जाता है, कॉटन के प्लांट में भी, कॉर्न में भी, पोटैटो में भी, टोमेटो में भी, और भी कई प्लांट्स हैं। ये देखिए कैसे किया जाता है, यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि ये बीटी है ना, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन टॉक्सिक ऑफ कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। अब इसको क्या कर लिए हम लोग, कट करके निकाल लिए, है ना, और ये क्या है, कॉटन का सेल है, ठीक है, कॉटन प्लांट का सेल है, इसके अंदर हम लोग इसको इंसर्ट कर दिए, ठीक, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर दिए। वही हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टेक्निक है उसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, कॉटन के सेल्स में कौन सा जीन चला गया है, बीटी टॉक्सिन का जीन चला गया है, ठीक। अब इसको अगर कोई खाएगा, इंसेक्ट या कॉटन बॉलवर्म खाएगा, तो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, जैसे ही इसको कोई खाएगा इसके गट में वो क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है बीटी टॉक्सिन्स के, वो जाके इसमें बाइंड करेंगे और गट के वाल को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, पेस्ट क्या होगा, मर जाएगा, ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, बीटी कॉटन क्या था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हम लोग कर रहे थे उसको। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट लीव इन प्लांट एंड अफेक्ट द प्लांट, जैसे कुछ नेमाटोड जो जड़ में पाए जाते हैं अक्सर, है ना, नेमाटोड एक्ट एज ए पैरासाइट फॉर मेनी प्लांट, टेक ए न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड हार्म द प्लांट, ठीक है, जड़ों में, सॉइल्स में पाए जाते हैं, जड़ में क्या करते हैं, गांठें बना देते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक, इसको हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है, एक पाथवे है टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन,
ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का पाथवे है। जीन एक्सप्रेशन क्या था, जो डीएनए से प्रोटीन बनता हो, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, और यही प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, वो कैरेक्टर हम लोग को शो करता है। लेकिन अगर उसके एक्सप्रेशन को ही बाइंड कर दिया जाए, उस प्रोटीन को ही नहीं बनने दिया जाए, तो एक्सप्रेशन अपने आप जीन का रुक जाता है, और ये आरएनए इंटरफेरेंस वही काम करेगा। ठीक है, इट इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय यूज ऑफ दिस वी गेट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। स्टेप क्या है, क्या पाथवे इसका, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, किसी भी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आकर अगर उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिल जाते हैं तो वो जाकर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं और बना देते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर ये सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, नेक्स्ट एंट्री ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस डाइसर। ठीक, इसको जो कट करने वाला एंजाइम है उसका नाम है डाइसर। ठीक है, डाइसर कट द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, कट कर दिया, वी गॉट सिंगल स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, ये देखो, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डाइसर आया, इसको क्लीव कर दिया। ठीक, क्लीव कर दिया, तब ये क्या हो गया, सिंगल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। आप टुकड़े सारे नहीं दिखाए हुए हैं, आप लोग बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, small interfering RNA are formed. Now small interfering RNA combine with the protein to form RISC. RISC क्या है, RNA induced silencing complex. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोटीन आया जो इसके साथ बाइंड कर गया और रिस्क बना दिया। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक्टिवेशन, अगर ये एक्टिवेट होता है तो ये दोनों जो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं स्टैंड। और ये स्ट्रैंड जाकर के जो आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रहा होगा, नेचुरल वाला, नॉर्मल वाला, उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। अब क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये मैसेंजर आरएनए को क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक, अब जब ये इसको कट कर दिया तो अब इसका इंफॉर्मेशन, अब ये प्रोटीन फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो ही क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, रिस्क कैन अनवाइंड द double stranded RNA to form single stranded RNA and siRNA coupled to RISC and then bind to the messenger RNA. ठीक है, target messenger RNA cleaves, translation is prevented, gene expression prevented. ठीक, how the use of interference pathway we got pest resistant plant. अब हम लोग देखते हैं कि इस पाथवे से हम लोग को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे मिलता है। टोबैको प्लांट का एग्जांपल लेंगे, फिगर डालें, अच्छा डाले हैं। ठीक है, टोबैको प्लांट रूट इज इन्फेक्टेड बाय पेस्ट मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, ये एक क्या है ये पेस्ट है। ठीक है ना, जिससे टोबैको प्लांट क्या होता है, इन्फेक्ट होता है। टू किल दिस नेमेटोड, टू और स्टॉप द नेमेटोड वी यूज आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे। जो अभी हम लोग पाथवे देखे थे उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर हम लोग कौन लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम लेंगे। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। ठीक है, यहाँ डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग फिगर में देख लेंगे। जैसे कि ये जो है एग्रोबैक्टीरियम है ना, यहाँ पर देख रहे हो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डाइसर प्रोटीन जाके इसमें बाइंड करा और उसको क्या कर दिया, क्लीव कर दिया, है ना, siRNA बना दिया। अब ये क्या करेगा, siRNA अपटेक बाय द नेमेटोड। अब ये आरएनए जो कटा हुआ वही नेमेटोड क्या ले लेगा, अपने अंदर ले लेगा, खाएगा उसको तो ले लेगा। अब इसके अंदर खाया हुआ जो क्या है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए जो है। ठीक है, अब यहाँ पर अब काम चलेगा, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, नेमेटोड के अंदर बनेगा आगे का प्रोसेस, और फिर क्लीव कर देगा मैसेंजर आरएनए को। ठीक है ना, और इस तरह से ये नेमेटोड क्या हो जाएगा, रूट नॉट नेमेटोड बन जाएगा। मतलब कि ये क्या करेगा, रूट में रहने लायक नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि हो सकता है ये किल हो जाए या फिर रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, उस प्लांट के लिए। तो दिस जीन प्रोड्यूस सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, ये जो दो आरएनए है वो एक सेंस आरएनए होता है और एक एंटी सेंस आरएनए होता है, जो बाइंड करके क्या बना देता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं रह सकता है कि एंटी सेंस और सेंस आरएनए किस में रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड ये डाल दिए हैं हम इसमें। दिस बाइंड टू द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इट बाइंड, एक सेंस आरएनए का स्ट्रैंड है, एक एंटी सेंस का, और वही बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा है।
After completing RNA interference pathway, messenger RNA is silenced and not produce protein. Now it becomes transgenic host. Parasite could not survive in transgenic host, expressing specific interfering RNA. उसमें survive नहीं कर पाता, हट जाता। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ प्लांट बाय नेमेटोड। प्लांट क्या हो जाता है? प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है, ये पेस्ट से। थेराप्यूटिक एजेंट ऑफ फॉर डिजीज, ये क्या हो गया भाई? एजेंट बन गया डिजीज का, ठीक है, मतलब एजेंट मतलब डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बन गया, समझ गए? डिजीज भी नहीं लगता है। और कैन फंक्शन एज ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर भी फॉर्म इस प्लांट्स में अब नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरस, वायरस भी इस प्लांट को अब क्या अफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक। तो ये हम लोग पढ़े क्या? बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिसमें 2 एग्जांपल हम लोग देखे, बीटी कॉटन का, और फिर हम लोगों ने क्या देखा? क्या देखा? आरएनए इंटरफेरेंस का पाथवे देखा ना, ठीक है, नेमाटोड में। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन देखेंगे। मेडिसिन के फॉर्म में मतलब भाई मेडिसिन काफी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे वैक्सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां बनाई जा रही है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल उसका भी देखेंगे इस चैप्टर में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। पहला हम लोग देखेंगे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, जो कि क्या था? पहला इंसुलिन था जो थ्रू द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया था, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, और ये क्या कर रहा है? इट कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। अर्लियर इंसुलिन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल व्हेन इट रिक्वायर्स फॉर ह्यूमन। अगर ह्यूमन के पैनक्रियास में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल उसमें बढ़ने लगा। अब इंसुलिन चाहिए तो पहले क्या किया जाता था? किसी एनिमल्स, कैटल्स हो गए, है ना, तो उसके पैनक्रियास से हम लोग उसको निकाल करके वहां से इंसुलिन को ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट कर सकते थे, लेकिन बट इट्स सो एक्सपेंसिव एंड शो एलर्जी क्रिएशन, है ना। तो ये काफी एक्सपेंसिव था ये वाला प्रोसेस, और प्लस क्या था? एलर्जिक रिएक्शन भी शो कर रहा था। नाउ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से हम लोग अब क्या कर लिए हैं? जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, मतलब बैक्टीरिया से ही। अब देखो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसी से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको बनाए हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर क्या होता है इंसुलिन का? इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें ये देखो, पेप्टाइड ए होता है एक चेन, और पेप्टाइड बी होता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग में ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले फॉर्म नहीं होता, पहले प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है, जिसमें ये ए पेप्टाइड, ये बी पेप्टाइड, और यहाँ सी पेप्टाइड भी अटैच्ड होते हैं। इसको हम लोग प्रो इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। तब ये जाके क्या होता है? ये जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाता है, देखो फ्री हो गया ये, है ना। जब ये फ्री हो गया तब हम लोग को इंसुलिन मिलता है। तो एक्चुअली में जो बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है उससे हम लोग को बस यही दोनों चाहिए, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड क्या बी, और ये सब जुड़े हुए हैं किससे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हुए हैं इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो इट हैज peptide chain A and B, and between these two peptide chain disulfide bridges. Insulin is synthesized as proinsulin, which get processed into to the form fully matured insulin. तो बायोटेक में क्या करना है हम लोग को? सिर्फ ये दो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी अगर हम लोग को कहीं से मिल गया तो हम लोग उसको इंसुलिन बना सकते हैं। प्रोसेस क्या हुआ? बैक्टीरियल सेल लिया गया विथ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। Cut the plasmid DNA with restriction endonuclease, and human gene responsible for insulin production is inserted into the plasmid DNA. Human gene जो पेप्टाइड ए बनाता होगा, ह्यूमन जी जो पेप्टाइड बी बनाता होगा, उसको हम लोग उस बैक्टीरिया वाले क्या प्लाज्मिड में जाके इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू न्यू बैक्टीरियम होस्ट, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट को हम लोग नया बैक्टीरिया किसी कोई होस्ट में डाल देंगे। बैक्टीरियम मल्टीप्लाइज प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन, ठीक। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बनाएगा, और उसको बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच करा के हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन के हार्मोन्स को बना लेते हैं। जीन थेरेपी, इसका भी फिगर डालना चाहिए था, देखूंगी डाल के भेज दूंगी अगर मिल जाएगा तो। जीन थेरेपी क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है टू ट्रीट और प्रिवेंट अ जेनेटिक डिसऑर्डर
यूजिंग जीन, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है, ठीक, जीन में ही कुछ अगर गड़बड़ी है तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज ट्रीटेड एट अर्ली स्टेज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर एज अ बेबी एट द वॉर्म ऑफ द मदर। अगर जेनेटिक डिजीज है, मदर के वॉर्म में ही पता चल जाता है तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान होता है। आफ्टर बर्थ थोड़ा सा ये मुश्किल है। जैसे क्या है कि नॉर्मल डीएनए अगर है तो नॉर्मल जीन है तो कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएगी, लेकिन अगर जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक है, म्यूटेशन हो गया जीन में, तो कैसा प्रोटीन बनेगा? म्यूटेंट प्रोटीन ही बनेगा। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? डिजीज हो गया है, ठीक है। फिगर ऐसा डालेंगे आप लोग भी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर किससे होता है भाई? कि नॉन फंक्शनल जीन से। मतलब कि ये फंक्शनल जीन था, नॉर्मल जीन था तो फंक्शनल था तो ठीक से प्रोटीन बन रही थी। ये जीन क्या हो गया? म्यूटेंट को यहाँ पर आप और नॉन फंक्शनल जीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है भाई? नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है, जो आपको चाहिए वैसा जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा इसमें। प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी, अ फंक्शनल जीन इज इंसर्टेड इनटू द इंडिविजुअल सेल टू कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। अगर कोई फंक्शनल जीन हमारी बॉडी में नहीं है, जो प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो हम लोग किसी तरह से किसी दूसरे से लेकर के क्या कर सकते हैं? उस जीन को इंसर्ट कर सकते हैं अपने अंदर, है ना। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी डन ऑन 4th ईयर बेबी गर्ल हु इज सफर फ्रॉम एडीए, एडेनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी, ठीक है। एडेनोसिन डीअमाइनेज एक एंजाइम है जो किसके लिए क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है। तो अगर एडीए की डिफिशियंसी है हमें, तो इसका मतलब कि कौन डिस्टर्ब हो जाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 4 साल की लड़की थी जो कि एडीए डिफिशियंसी से क्या कर रही थी? सफर कर रही थी। काउस क्या है? काउस ऑफ एडीए डिफिशियंसी क्या है? कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीए इज डिलीटेड। हो सकता है कि उस बच्ची में वो जीन है ही नहीं जो एडीए एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ट्रीटमेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स एडीए डिफिशियंसी, क्या क्या किया गया? सबसे पहले किया गया बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हेल्दी स्टेम सेल इस ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी पेशेंट के बॉडी में, बट कुछ टेम्पोररी बेसिस पर ये काम करेगा, क्योंकि स्टेम सेल है या फिर बोन मैरो का सेल है तो उसमें हो सकता है जीन हो, है ना। तो कुछ समय तक वो सिक्रीट करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल सेल वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो किसी होस्ट के मतलब किसी वेक्टर के थ्रू नहीं गया है, तो वो काफी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगला है क्या? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। फंक्शनल एडीए इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट बॉडी। क्या करें हम लोग? इंजेक्ट कर दे, उस जीन को ही इंजेक्ट कर दे जो कि क्या कर रहा है? एडीए सॉरी जीन को नहीं, हम लोग उस एडीए एंजाइम्स को ही इंजेक्ट कर दे जो क्या कर रहा है? सॉरी एडीए का जो एंजाइम है, अगर डिफिशियंसी है तो डायरेक्ट हम लोग एंजाइम को डाल दे। लेकिन ये इंजेक्शन आपको हमेशा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जीन उससे आपके डीएनए का चेंज नहीं हो गया तो आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, ये आपको हमेशा ही फिर इंजेक्शन लेना है। पर तो ये भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। तब की गई जीन थेरेपी, क्योंकि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स है वो क्या है? लिम्फोसाइट्स है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तो लिम्फोसाइट को पहले पेशेंट के बॉडी से निकालिए, क्योंकि हम लोग को लिम्फोसाइट, उसके लिम्फोसाइट में ही वो जीन होना चाहिए था जो एडीए एंजाइम सिक्रीट करे, जो कि नहीं है ना। तो हम लोगों को वहीं पर क्या करना है? उसको ट्रीट करना है। लिम्फोसाइट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड इज एक्सट्रैक्टेड, और उसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कल्चर कर लेंगे थोड़ा आउटसाइड मीडियम में। इंसर्ट फंक्शनल एडीए जीन इनटू देम बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो जैसे टी सेल किधर से शुरू हुआ है? बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विथ क्लोन नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन, ठीक है। कहीं से जीन हम लोग लिए और उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जाकर क्या करवा दिए? इंसर्ट करवा दिए। जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस इसका क्या हो जाता है? होस्ट होता है, ठीक है ना। हम लोग देखे थे ना इसका होस्ट कौन रहेगा, ठीक। क्लोन एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरस, ठीक। अब ये वायरस क्या करेगा? ये बहुत सारे बनाएगा ये सेल, जिसके अंदर क्या है? फंक्शनल जीन है। और किसके अंदर भाई? यही जो सेल है इस बच्चे का लिम्फोसाइट, उसी के अंदर इसको क्या कर लिया गया है? डाल दिया गया है, ठीक है। इसको क्या कर दिया? डाल दिया गया। अब रेट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल ट्रांसफर एडीए जीन टू द सेल। सेल्स आर ग्रोन इन कल्चर टू इंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव, ठीक। फिर इसको थोड़ा सा कल्चर मीडियम में ये भी देख लिया जाएगा कि क्या ये सेल एक्टिवेट हुआ है इस जीन से या नहीं।
जब उसकी मल्टीपल कॉपी बन रही है तो उसके बाद उसका मतलब है कि क्या हुआ है कि अब एडीए जीन इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू कर दिया। एक्चुअली में इसी के अंदर इंसर्ट करके ये देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होने लगेगा भाई, एडीए का जीन जो एडीए एंजाइम्स है वो सीक्रेट करने लगता है, ठीक। इंसर्ट फंक्शनल एडीए जीन इनटू देम बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हियर वेक्टर कौन है, वायरस है। लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू पेशेंट ब्लड, ठीक, जो कि हो गया होस्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर इसको कहाँ डाल देना है, बच्चे में डाल देना है। दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। क्लग और क्यूमिन जो थे 1997 में इस साइंटिस्ट ने इसको परफॉर्म किया था। अगला देखेंगे, ये हम लोगों ने क्या देखा मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है। तो हम लोगों ने इंसुलिन देखा, एडीए देखा, और भी कुछ देख पड़े थे क्या हम लोग, इतना ही था ना। चलो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब कि फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग को उसके बारे में पूरा जानना चाहिए, और जितनी जल्दी वो डिजीज क्या हो आइडेंटिफाई हो, हम लोग उतना अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उतना आसानी से कर सकते हैं। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस लाइक ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस समय अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, या फिर जीन में अल्टरेशन हो रहा हो, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। तो एक सिंगल सेल या हो सकता है कुछ सेल इफेक्टेड है, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल काम होता है ना। जब तक कि उसके सिम्टम्स हम लोगों को दिखने नहीं लग जाते हैं, तब तक हम लोग ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के लिए भी नहीं जाते हैं, या सीरम टेस्ट के लिए भी नहीं जाते हैं, जब तक हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती है। और जो अगर कोई डेडली डिजीज है तो उसका संख्या काफी बढ़ चुका होता है, जब तक उसके सिम्टम्स हम लोग को दिखाई देने शुरू होते हैं, है ना, तब उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल काम हो जाता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट सम डेडली डिजीज, एड्स एंड कैंसर एट इट्स अर्ली स्टेज। तो ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड, तो ये क्या करती है, काम करती है कि आप क्या कराते रहो, हमेशा टेस्ट कराते रहो, ताकि हम लोग को जब कम ही सेल इफेक्टेड है तभी पता चल जाए कि आप में ये इन्फेक्शन हो चुका है, या एड्स का हो या कैंसर का हो, है ना, और उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सके। तो कौन कौन सी टेक्निक टेस्ट बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी की, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्स और कैंसर जैसे डेडली डिजीज को अर्ली स्टेज में ही क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पीसीआर टेस्ट। इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेस्ट, very low concentration of pathogen can be detected by the amplification of their nucleic acid। हम लोग पढ़े थे कि पीसीआर टेस्ट क्या है भाई, इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है, एक सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं, मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो मान लीजिए कि एक डीएनए का कोई जीन अफेक्टेड हुआ हो, या कहीं पर एक वायरस भी हो या एक बैक्टीरिया भी हो, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिखने लगता है ना, टेस्ट में हम लोग को वो चीज बहुत बिल्कुल आराम से दिख जाएगा कि कुछ तो जीन में गड़बड़ है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टेस्ट में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर डिटेक्ट इफ एनी पैथोजन प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लिक एसिड, ठीक। एलिजा टेस्ट क्या है, एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोग को मालूम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एचआईवी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, ठीक है, और भी अदर डिजीज होता है, लेकिन ये किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एचआईवी क्या है, थोड़ा डेडली है, इसलिए वहां यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं। तो एंटीजन रेफर्स टू एनी फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर, और एंटीबॉडी क्या है, वाई शेप्ड का है, जिसके 4 पेप्टाइड चेन है, 2 हैवी और 2 लाइट। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। जब हम लोग एलिजा टेस्ट कर रहे हैं, आपका ब्लड हम लोगों ने लिख रखा है, अगर आपके ब्लड का हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो हो सकता है अगर कोई डिजीज हो तो हम लोग को या तो पैथोजन दिख जाए, मतलब एंटीजन दिख जाए, है ना, या तो पैथोजन अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग को एंटीबॉडी दिख जाए,
और एंटीबॉडी कब हम लोग को दिखेगा, जब एंटीजन होगा उसमें, तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। तो उनका दिखना ही हम लोग को ये बता देगा कि भाई इस बंदे को कोई ना कोई एंटीजन ने अटैक किया हुआ है, ठीक है ना। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा एंटीजन उसको अटैक किया हुआ है या कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है, हम लोग कुछ एंजाइम से क्या करते हैं, उसको बाइंड करके भेजते हैं ताकि कलर चेंज हो, है ना। यहाँ पर हम लोग डाई का यूज करते हैं ताकि कलर चेंज हो और वो टेस्ट में दिखाई दे, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन। एग्जांपल, एड्स हैव HIV पैथोजन, ठीक है, एड्स के पास HIV पैथोजन है। एंटीजन फ्रॉम द सैंपल अटैच्ड टू द सरफेस, corresponding antibody applied to the surface, antibody bind to the antigen, antibody is linked to an enzyme for detection, enzyme substrate is added and color of the substrate is changed। यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं ना, कैप्चर एंटीबॉडी प्री कोटेड ऑन टू द 96 वेल प्लेट, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, एंड बायोलॉजिकल सैंपल एंड स्टैंडर्ड एट अ सेपरेट वेल, मतलब कि एंटीबॉडी अगर कोई फाइंड कर ले रहा है तो इट मीन्स कि एंटीजीन होगा तो उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कि ये HIV वाला होगा, तो HIV का एंटीबॉडी को एक एंजाइम के साथ इनकॉर्पोरेट करके क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अगर ये इसका जो एंटीजन आपको अंदर में मिल रहा है वो HIV का होगा तो ये अटैच हो जाएगा और अटैच होकर ये जो सबस्ट्रेट है वो अपना क्या करेगा, कलर चेंज कर देगा, मतलब जो डाई हमने डाला है वो शो करने लगेगा। तो ये पता चल जाएगा कि अगर डिटेक्शन हुआ है, ठीक है, तो किस तरह से अटैच करके ना, अगर डिटेक्शन ये इसमें अटैचमेंट हुआ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा इस एंजाइम का। तो अटैचमेंट हो गया मतलब कि ये HIV का ही एंटीबॉडी है ना, मतलब HIV का ही एंटीजन है और ये हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे है ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स विथ मैनिपुलेटेड DNA आर सेड टू बी ट्रांसजेनिक, है ना। कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो जिसके जीन में अल्टरेशन किया जा रहा है उसको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैनिपुलेटेड जीन वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल आर एनिमल दैट हैव हैड अ फॉरेन जीन और DNA सीक्वेंसेस, क्या किया गया, कहीं ना कहीं से बाहर का जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया होगा, है ना, आर कॉल्ड ट्रांसजीन inserted into the genome. The transgene is passed on the animal's offspring, making it heritable, ठीक है, मतलब कि उसको क्या कर दिया है, एनिमल में डाल दिया और अब हेरिटेबल हो गया वो जीन, भाई हेरिडिटी में भी रोल प्ले करेगा, मतलब इनहेरिट होगा, है ना, अपने अगले जनरेशन में भी वो डालेगा, भेजेगा। एग्जाम्पल है कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल के पिग, काउ, माइस, शीप, फिश एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। Over 95% of all existing transgene are mice. माइस पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल लाइक ट्रांसजेनिक काउज मिल्क इज मोर न्यूट्रिशनल, बात किए थे हम लोग, है ना। भाई ह्यूमन का जो मिल्क प्रोटीन है ना, उसको उसके जीन को इंसर्ट कर दिया हमने, किसमें, काउ में इंसर्ट कर दिया। अब वो जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है वो ह्यूमन इनरिच प्रोटीन मिल्क का क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो ह्यूमन बीइंग का बच्चा भी आराम से क्या कर सकता है, पी सकता है, ठीक है। In 1997, first transgenic cow Rosie has made which has human protein enriched milk, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज्ड टू टेस्ट टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। टॉक्सिसिटी मतलब कि कोई भी हम लोग दवा यूज कर रहे हैं तो जब दवा बनती है तो उसका टेस्ट सबसे पहले किसी एनिमल पर होता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल पर ये क्या, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल इस पर, इसके लिए भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहले टेस्ट होगा उन पर तब जाके ह्यूमन पे, है ना, ताकि ह्यूमन को कोई भी गड़बड़ी ना हो। इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर बीइंग अप्लाइड टू ह्यूमन। कोई वैक्सीन भी बन रहा है तो ट्रांसजेनिक एनिमल पे पहले क्या होगा, उस पर अप्लाई होगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसी पर दिखाई देगा, है ना, ह्यूमन पर हम लोग अप्लाई नहीं करते। टू स्टडी रोल ऑफ जीन्स इन डिजीज सो दैट न्यू ट्रीटमेंट कैन इवॉल्व, ठीक है। हम लोग जीन का रोल देख सकते हैं ताकि उसके लिए उस जीन को स्टडी करके हम लोग और भी नया नया ट्रीटमेंट का खोज कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग किस पर करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर करते हैं, ठीक है।
ट्रांसजेनिक एनिमल हैव मेनी एडवांटेज इंक्लूडिंग, बहुत एडवांटेज है, डिजीज मॉडलिंग। Transgenic animals can be used to study disease that affect both human and animal, such as cystic fibrosis, cancer and Alzheimer disease. ठीक है, मतलब कि किसी भी डिजीज को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। ठीक, जीन थेरेपी ट्रांसजेनिक एनिमल जीन थेरेपी के थ्रू ही बनते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स आप लोग देख रहे हैं इधर, बैक्टीरिया वगैरह, पेस्ट, इंसेक्टिसाइड वगैरह सब यूज किया जा रहा है बनाने के लिए, है ना। इंसुलिन आपने देखा एक दवा है, बनाने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रोजी काउ, ठीक है, जिससे मिल्क को हम लोग प्रोड्यूस कर लिए, है ना। ह्यूमन प्रोटीन दैट कुड बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू काउ मिल्क फॉर बेबीज, ठीक है, ह्यूमन के बेबीज के लिए। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, अभी हम लोग देखें कि ट्रांसजेनिक एनिमल को वैक्सीन उस पर ट्राई किया जाता है ताकि ह्यूमन बीइंग सेफ रहे अगर कुछ उसका साइड इफेक्ट है। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू लाइव स्टॉक विदाउट क्रॉस ब्रीडिंग, तो एनिमल्स को भी डाल दे रहे हैं हम लोग इसमें। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल हैव सेवरल डिसएडवांटेज भी है इसका, इंक्लूडिंग एनिमल वेलफेयर। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल कैन काउज हार्म टू एनिमल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जीन में अल्टरेशन कर रहे हैं, है ना। इंक्लूडिंग द सैक्रिफाइस ऑफ सम एनिमल एंड सर्जिकल प्रोसीडर ऑन अदर। There is also little data of the overall welfare impact on the animal created and those used to create them. देखो, ह्यूमन अब एनिमल में कोई भी टेस्ट हो रहा है तो जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता होगा? नहीं, हो सकता है कि वो एनिमल डेथ भी हो जाता होगा उसका, है ना। तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो अच्छा नहीं है। इकोलॉजिकल कंसर्न, इफ ट्रांसजेनिक एनिमल एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी दे कुड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम एंड लीड टू स्पीसीज एक्सटिंक्शन। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर एनिमल्स मर जा रहे हैं ये टेस्ट करने से, ठीक है, तो हो सकता है कि उस एनिमल की प्रजाति को भी क्या हो, सफर करे और एक्सटिंक्ट भी हो जाए स्पीसीज उसकी। रैंडम ट्रांसजेनिक इंसर्शन, द ट्रांसजेन इज इंसर्टेड रैंडमली इनटू द जेनोम व्हिच कैन डिस्टर्ब द फंक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। ठीक, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े कि ये इसका क्या है, डिसफंक्शन है कि एक जीन में अगर हम लोग अल्टर कर रहे हैं तो हो सकता है आसपास वाला जीन भी अफेक्ट हो।